today we are going to start our tally session and right now we are starting. So सबसे पहले हम अपने टैली के अंदर अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग को समझेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैली के अंदर। और उसके सारे जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो बेसिक मैनुअल अकाउंटिंग है क्या होती है, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, मेन इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको हम इलेबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए के करके शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि टैली होती क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि टैली एक तरीके का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कंप्लीट बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा बिजनेस में सैकड़ों लेन देन, ठीक है, बिल बनाना, इन सब चीज़ों का वर्क किया जाता है। तो इन सब को मेंटेन करने का, रिकॉर्ड को रखने का, इन सब का काम आप टैली के अंदर यूज़ करते हो। ठीक है, अगर कोई एक शब्द में अगर कोई कहे कि टैली को डिफाइन कर दो, तो सिंपली वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये स्मॉल या फिर मीडियम दोनों ही बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट ये बिजनेस की यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो? आप इसके अंदर अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड जैसे जीएसटी वगैरह काटना, टैक्सेशन लगाना, ये कर सकते हो। एंड पेरोल भी आप इसके अंदर ईजिली कर सकते हो। आगे हम सीखेंगे कि पेरोल होता क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल आता है, जैसे आपने ये शब्द सुना अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग होता क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन एक प्रक्रिया है। ठीक है, किस चीज़ की प्रक्रिया है? कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल डाटा, यानी जो भी हमारा वित्तीय लेन देन जो भी हो रहा है, जब हम उसको कलेक्ट करके, क्लैरिफाई करके, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग की हिंदी होती है लेखांकन, यानी लेख प्लस आंकन। जितना भी आपने, अंकन का मतलब होता है कि जितना भी आपने वित्तीय लाइक मनी से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, उसको आप जब एक रिटर्न फॉर्म में लिख देते हो, तो उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर है कि ये फाइनेंशियल इवेंट्स को बताता है बिजनेस के, लाइक कि आप अगर कोई माल खरीद रहे हो या कोई माल बेच रहे हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं खरीदने और बेचने को कहते हैं फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो उसका फाइनेंशियल इवेंट है, उसको बताता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमने टैली पढ़ा और अकाउंटिंग के बारे में जाना। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। अब एक और चीज़ है, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि वाई वी नीड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है? हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने अकाउंटिंग जैसा कुछ इस्तेमाल किया? ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटों में बता रखा है। सबसे पहले होता है कि अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, अपने बिजनेस को समझने के लिए, अपने बिजनेस को जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। अगेन दूसरा पॉइंट वही है कि अपडेट रहने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुनाफा हो रहा है या घाटा हो रहा है। किस तरीके से आप अपने बिजनेस को समझ सकते हो कि हमारे बिजनेस की जो एक रास्ता है, रफ्तार है, वो मुनाफे की तरफ जा रही है, घाटे की तरफ जा रही है। तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है आप अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हो। नेक्स्ट आपका है अकाउंटिंग हेल्प करता है कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में। इवेलुएट का सिंपली मतलब होता है दोस्तों कि जांच करना है, वास्तव में जांच करना कि आपका जो बिजनेस है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिली या नहीं मिली? क्या जो बिजनेस चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि कोई परेशानी आ रही है उसके बीच में? तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड पड़ती ही पड़ती है। आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यहाँ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग के अंदर, यानी अकाउंटिंग के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है और कंपलसरी है। तो एक एक करके इन सारे शब्दों को समझते हैं। सबसे पहला और मुख्य जो शब्द आता है, टर्म आता है, उसे एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक सवाल है, व्हाट इज एसेट्स? इसको मैं 2 टर्म्स में डिफाइन कर दूंगा।
और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। हर वो चीज़ जो आपको पैसा देती है, जो आपको वित्तीय सहायता देती है, वो सब आपके एसेट्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने कोई घर बनवाया है, ठीक है। अब घर बनवाते समय आपने घर बनवा दिया और ऊपर जो है 4 किराएदार आपके आ गए घर में, तो वो आपको क्या देंगे? मंथली आपको किराया देंगे। वो किराया क्या होगा? आपका इकोनॉमिक सोर्स होगा। इकोनॉमिक सोर्स को हिंदी में आर्थिक स्रोत कहते हैं। वह स्रोत, वह जरिया जिसके जरिए से आपको धन लाभ होता है, ठीक है, जिससे आपको धन प्राप्ति होती है, तो आपके इकोनॉमिक सोर्स होते हैं। दूसरा एक टर्म है कि एनी टाइम यू कन्वर्ट इनटू कैश, यानी कि कभी भी आप उसे पैसे के रूप में बदल सकते हो। जो भी आपकी संपत्ति होती है उस पर आपका एकाधिकार होता है, उसको आप कभी भी बेचकर पैसा कमा सकते हो। तो जो भी चीज इन दो चीजों को सेटिस्फाई कर देंगी, पहला इकोनॉमिक सोर्स, दूसरा कन्वर्ट इनटू कैश, वो आपका एसेट्स हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एसेट्स के कुछ टाइप हैं जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे। पहले मैं अपनी इस वाली स्क्रीन को उठाकर यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये देखो, हमारे पास कुछ एसेट्स के टाइप हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एसेट्स में पहला आता है फिक्स एसेट्स। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि फिक्स एसेट्स है, दैट मीन्स कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। ये वह एसेट्स होते हैं, वह संपत्ति होते हैं जो अधिक समय के लिए चलते हैं और नॉट लाइकली टू कन्वर्ट क्विकली इनटू कैश, यानी कि जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे मैंने कहा भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, तो इन्हें हम जल्दी बेचेंगे नहीं। जैसे आपकी जमीन हो सकती है, आपका घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, आपकी कोई मशीनरी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आपने रखी हुई है, तो फिक्स एसेट्स के कैटेगरी में आ जाता है। ज्यादातर ये जो लॉन्ग टर्म है वो 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर के लिए रहता है। ठीक है, अब है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है, जैसे इसमें अपोजिट होता है फिक्स के, इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है। ये जल्दी से हम कन्वर्ट करा सकते हैं, क्विकली, लाइकली टू क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। जैसे डेटर, यहाँ पर डेटर का मतलब होता है कस्टमर, यानी कि ग्राहक। ठीक है, ग्राहक कभी भी आपका फिक्स एसेट्स नहीं होता है, क्योंकि आज है कल नहीं है, परसों है उसके बाद नहीं रहेगा, चौथे दिन नहीं रहेगा। तो ग्राहक का कोई फिक्स नहीं रहता कि वो आपके यहाँ पर आकर रेगुलर सामान लेगा, उसका जहां मन करेगा वो वहां चला जाएगा, तो सिर्फ फिक्स एसेट्स नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री का मतलब होता है गोदाम में रखा हुआ माल, वो भी आपका एक करंट एसेट्स होता है, आज है कल नहीं होगा या फिर परसों बिक जाएगा। ठीक है, बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की। हर वो एसेट्स जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो वो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। लाइक वैसे तो सारे एसेट्स को आप कह सकते हो एक्सेप्ट ऑफ नॉन टेंजिबल एसेट्स, कि वो सब के सब क्या होंगे, आपके टेंजिबल एसेट्स होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास कोई फर्नीचर है, वो आप छू सकते हो। आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, यहाँ तक कि डेटर भी, तो हर वो चीज़ जिसे छू सकते हो वो आपके एसेट्स की कैटेगरी में आ जाता है, टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। इसी का अपोजिट होता है इनटेंजिबल एसेट्स, यानी वह एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। वो आपके एसेट्स हैं, आपको धन लाभ दे रहे हैं, बट आप उसे टच नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए गुडविल। ठीक है, गुडविल को अगर समझना है आपको, तो ये इतना समझिए कि ये होता है नेचर ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, उससे भी आपको धन लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी गली में कोई राम इंस्टीट्यूट है, पूरी गली को पता है कि वो इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है और वो हर चीज़ें कवर करवा लेते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो आप दूसरी गली को बताओगे, दूसरी गली में आप अपने अलग अलग रिलेटिव को बताओगे कि राम इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आप अपने बच्चों को भी भेजिए यहाँ पे। तो राम इंस्टीट्यूट की गुडविल क्या हुई कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नेचर ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज गुडविल। ठीक है, तो हम उसे टच नहीं कर सकते। वो जो गुडविल है उसे हम फील कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, बट वी कांट टच इट। ओके, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई नई चीज शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे ट्रेडमार्क भी बोलते हैं, जिसको TM शॉर्ट में डिनोट करते हैं। तो वो भी एक काइंड ऑफ राइट होता है और एक काइंड ऑफ पेपर होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है,
अब आता है वेस्टिंग एसेट्स। ये एसेट्स वैसे तो मोस्टली यही चार होते हैं, लेकिन ये भी एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि उस एसेट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड ही रहता है, यानी कि वो जो एसेट्स है वो समय के साथ उसकी वैल्यू घटने लगती है, डेप्रिसिएशन लग जाता है उसके अंदर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी एसेट्स के अंदर उसकी कीमत गिरती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मशीनरी दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि मशीनरी छोड़ो, आप फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। आज मैं गया, मैंने 12,000 का फ़ोन ले आया मान लो। अगर मैं 1 महीने बाद उसे बेचूंगा तो मुझे उसकी वही कीमत नहीं मिलेगी, 12,000 कभी नहीं मिलेगी, मुझे 10 मिल सकती है, 8 मिल सकती है, 11 मिल सकती है। तो इसमें क्या हुआ, समय के साथ उसकी कीमत में गिरावट आई, तो दैट मीन्स दिस इज वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, तो हमने एसेट्स की सारी कैटेगरी पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लायबिलिटीज क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानेंगे आज हम। लायबिलिटीज का मतलब होता है अगर मैं हमारी कॉमन भाषा में बोलूं तो लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार, लोन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन, अ लायबिलिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ वैलिड डेट फाइनेंशियल एंटिटी ओवेस। ओवेस का मतलब अगेन वही होता है, जब हम पैसा किसी से ले लेते हैं तो हमारे पास उसका उधार रहता है और उसी को लायबिलिटीज बोलते हैं। अब उधार भी दो प्रकार के हैं, एक फिक्स लायबिलिटीज होता है और एक करंट लायबिलिटीज होता है। अगेन आप उसे रिलेट कर सकते हो एसेट्स से, जैसे फिक्स एसेट्स था लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे फिक्स लायबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। जैसे बैंक वगैरह से अगर हम लोन ले लेते हैं तो अमूमन 3-4 साल 5 साल तक वो लोन चलता रहता है। ठीक है, और करंट में होता है शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए होता है, फैमिली फ्रेंड से ले लिया लोन, तो ये उसकी कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को समझते हैं, कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल। और यहाँ पर कैपिटल की 2 तरीके के मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला, जैसे मैंने एसेट्स को 2 अलग अलग सेंटेंस में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कैपिटल इज द मनी यूज टू बिल्ड एंड ग्रो अ बिजनेस, यानी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए जो मनी यूज हो रहा है, जो मनी लग रहा है, वो आपका कैपिटल कहलाता है। ठीक है, एनीथिंग दैट गिव इट्स ऑनर वैल्यू एंड एडवांटेज, यानी हर वो पैसा जो आपके बिजनेस, आपका जो ऑनर है उसको एडवांटेज प्रदान कर रहा है, आप उसको एक वैल्यू दे रहा है, वो भी एक एसेट्स होता है, वो भी एक कैपिटल होता है। कैपिटल के 2 प्रकार होते हैं मेनली, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल को देख लेते हैं एक बार। फिक्स कैपिटल क्या होता है, परमानेंट इन नेचर होता है। वो जो आपके कैपिटल है वो परमानेंट आपके पास रहने वाला है, वो ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल के बाद चला जाएगा, परमानेंटली आपके पास ही रहेगा। ठीक है, द एसेट्स आर नॉट लाइकली टू सोल्ड एनी टाइम, उसे आप किसी भी समय नहीं बेच सकते हो, ऐसा नहीं है कि आ जाए आज ही बेच दिया उसको, वो फिक्स टाइम के लिए रहता है। जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, इन सबको आप फिक्स कैपिटल के अंतर्गत रख सकते हो। एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि जो मनी होता है वो आपके करंट और शॉर्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है, यानी कि छोटे मोटे खर्चों के लिए जो डेली बेसिस में आप यूज़ करते हो, उसके लिए अगर आपको बिजनेस में कोई पैसा यूज़ करना होता है तो वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेली यूसेज के लिए होता है, जो दैनिक कार्य होते हैं बिजनेस में, उसको अगर आपको फुलफिल करना है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में है, तो उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हो। अच्छा, एक फॉर्मूला भी है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स में से जब आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो आपका वर्किंग कैपिटल मिल जाता है आपको। करंट एसेट्स में से जब आप करंट लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाता है पूरा पूरा। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है। देखो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट्स इन ऑर्डर टू मेक परचेज। सिंपली है कि यदि आप कोई पैसा दे रहे हो और देते समय अगर आप कोई एसेट्स, फिक्स एसेट्स या फिर कोई सर्विस खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है।
अगेन सुनो ध्यान से कि जब भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, मनी दे रहे हो और उसके रिटर्न में आपको कोई एसेट्स मिल रहा है या कोई सर्विस मिल रही है, तो इस केस में वो चीज़ क्या होती है, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज टू परचेज फिक्स एसेट्स एंड सर्विसेज। अगेन जो मैंने बोला, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने अपने घर के लिए एक टीवी खरीद लिया, तो ये तो मेरे लिए एसेट्स हुआ, मैंने उसके लिए खरीद लिया। लेकिन ध्यान दो, अगर वो एसेट्स कब कहलाएगा, जब मैं उससे कुछ पैसा अर्न कर पाऊंगा। क्योंकि यदि मैं फिक्स एसेट्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब साफ है कि वो मुझे इकोनॉमिक सोर्स होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, और उसकी जो दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एनी टाइम कन्वर्ट इनटू कैश, यानी कभी भी उसे पैसे के रूप में बदल सकते हो। तो हाँ, मैं अगर उस टीवी को नहीं रखना चाहता अपने पास तो मैं उसे बेच दूंगा, तो वो एक एसेट्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस केस में यदि आप कोई फिक्स एसेट्स या सर्विसेज खरीद रहे हो तो एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। और एक्सपेंस में क्या होता है, नीचे वैसे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ। एक्सपेंस के अंदर आप पैसा खर्च करते हो, लेकिन आपका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो सबसे पहले आपको उसी पैसे से पैसा कमाना होता है। यानी कि पैसा आप खर्च कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है। अगर आप इस उद्देश्य से पैसा खर्च कर रहे हो तो वो एक्सपेंस करते हो, और अगर आप सिर्फ फिक्स एसेट्स और सर्विसेज को खरीदना है तो एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। ओके, एक्सपेंस का भी उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई ट्यूशन खोला है, कोचिंग सेंटर खोला है। अब उसमें मैंने चेयर्स के लिए, पंखे के लिए और लाइटिंग के लिए मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए। मैंने पैसा क्यों खर्च किया, क्योंकि उस ट्यूशन में बच्चे आएंगे और वो फिर मेरे इनकम का एक जरिया बनेंगे, मेरे रेवेन्यू का एक जरिया बनेंगे। तो मैंने पैसा खर्च किया क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। तो जब भी पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, बट यहाँ पर हम उसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपली मतलब होता है कि जब आप मनी खर्च कर रहे हो किसी भी एसेट्स को पाने के लिए या उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, उस एसेट्स की अगर आप क्या क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो या कोई एसेट्स है जिसको आप पाना चाहते हो, ऐसे खर्च जब करते हो तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये क्या होता है कि द मनी स्पेंड बाय बिजनेस एंटिटी टू मेंटेन एवरीडे, ठीक है, एवरीडे एक्सपेंसेस। ठीक है, दैनिक जो भी खर्च होते हैं उनको करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए जो बिजनेस एंटिटी होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं, वो जो खर्च करते हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यह हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे खर्च जो एक लेखांकन यानी एक लिमिटेड पीरियड में, एक टाइम पीरियड में किए जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किए जाते हैं, तो उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अगेन आपके मन में एक छोटा सा डाउट आया होगा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल का भी यही है कि डेली बेसिस पे आप उसे यूज कर सकते हो, और रेवेन्यू का भी यही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका टाइम पीरियड का है। जो वर्किंग कैपिटल है वो डेली बेसिस में कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक सेट पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा आपके पास, एक लिमिटेड टाइम रहेगा, एक टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, ड्यूरेशन रहेगा इसको एक्सपेंस को करने के लिए, इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए। और आगे हम एक्सपेंस को पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा स्लाइड को अपने। तो हम समझते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। अगेन मैंने आपको एक बार बता दिया है ऑलरेडी कि एक्सपेंस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ अ गुड्स सर्विसेज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मेन चीज ये है कि जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी आप खर्च कर रहे हो, कॉस्ट लगा रहे हो किसी गुड्स और सर्विसेज में, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, आप पैसा जनरेट करना चाहते हो। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या आता है, हर वो एक्सपेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग और परचेज ऑफ अ गुड से रिलेटेड होगा, यानी कि आप वो जो एक्सपेंस है उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर आप उससे कोई गुड्स खरीद रहे हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड में नहीं लिखा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हर वो एक्सपेंस जो कि आप डायरेक्टली कर रहे हो, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, आप उसे तुरंत के तुरंत कर दे रहे हो या फिर कुछ एक दो दिन के अंदर कर दे रहे हो, मतलब उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं लग रही है,
तो भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए वेजेस, वेजेस का मतलब होता है जो दिहाड़ी मजदूरी होती है, जो मजदूर काम करते हैं, जो डेली बेसिस पर पैसा ले जाते हैं, वो वेजेस होता है। तो उनको हम इंस्टेंटली पे करते हैं, ठीक है, तुरंत पे करते हैं। और वाटर एंड फ्यूल, आपको पता है कि ये इंस्टेंटली पे करने वाले एक्सपेंस हैं, क्योंकि इनमें हम थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकते, डिले करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एसेंस है, एक लाइफ की बेसिक नीड है, तो इनको हमको तुरंत ही पूरा करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से समझते हैं हर वो एक्सपेंस जो कि मस्ट है, यानी कंपलसरी ही है कि इसको तो हमें पे करना ही है ताकि हम बिजनेस को स्मूथली रन करवा सकें। जैसे पहला सैलरी, हम मान लो एम्प्लॉय को आप सैलरी नहीं दे रहे हो, 1 महीने नहीं दोगे, 2 महीने नहीं दोगे, फिर तीसरे महीने से वो आना ही छोड़ देगा या काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा है आज के टाइम में। रेंट आपको देना है या कोई लीगल चार्ज देना है, तो वो सब क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो भी आप लेजर बनाओगे अकाउंटिंग के अंदर या फिर टैली के अंदर, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटर और क्रेडिटर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटर है उसका मतलब होता है ग्राहक, ठीक है, ग्राहक होता है डेटर का मतलब, और क्रेडिटर का मतलब होता है दुकानदार, सिंपली। तो डेटर वो पार्टी होती है विच ओज द मनी, यानी कि सिंपली ग्राहक क्या होता है कि जो सामान को खरीद रहा है, ठीक है, और जो पैसा देने वाला है उसको ग्राहक कहेंगे। क्रेडिटर इसका उल्टा होता है, क्रेडिटर इज द पार्टी विच लोन द मनी, यानी कि जो पैसा लेगा। यहाँ पर डेटर क्या होता है, पैसा देगा आपको, क्रेडिटर पैसा आपसे लेगा, ठीक है, वही दुकानदार है। आप एग्जांपल लो, आप एक दुकान पे गए, उस समय आप डेटर होगे और सामने वाला क्रेडिटर होगा, तो आप डेटर हो तो आप पैसा दोगे उसे, वो आपको सामान देगा, ठीक है, ऐसे समझना है। तो आपने पैसा दिया तो वो डेटर है, और जिस सामने वाले दुकानदार भैया चाचा जो भी हैं, उन्होंने जो पैसा लिया वो क्रेडिटर हुए, ठीक है। तो लेने वाला पैसा क्रेडिटर है, देने वाला पैसा वो डेटर है। यहाँ पे आप हिंदी में भी समझ सकते हो, दुकानदार और ग्राहक। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक और है कि हेयर मनी इज नॉट मीन ओनली मनी, इट कैन बी गुड्स ऑल्सो। यहाँ पर जो मनी आ रहा है ना बार बार कि मनी को दिया, मनी को लिया, तो लेन देन में सिर्फ मनी ही नहीं आएगा, आप इसे सामान के टर्म्स में देख सकते हो कि जो सामान लेगा वो आपका ग्राहक होगा और जो सामान देगा वो आपका दुकानदार होगा, यानी क्रेडिटर होगा। यहाँ पर कैश बुक की बात करते हैं। कैश बुक क्या होता है, देखो, कैश बुक सिंपली एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर की तरह होता है जिसके अंदर सारे कैश की ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट, ठीक है, डिसबर्समेंट, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मतलब किसको पैसा देना है या किससे पैसा लेना है, और बैंक डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। एक तरीके से आपका वही खाता कह सकते हो आप, ठीक है, वो सब कैश बुक के अंदर एक रिसिप्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार आप फीस स्लिप कटवाते हो किसी भी संस्था से, तो आपको कैश मेमो मिलता है, ठीक है, पर्ची मिलती है, तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि वो कैश बुक होता है एक प्रकार का। इसके भी आपके कई तरीके के टाइप मिलते हैं, ठीक है। जैसे पहले आता है कि सिंगल कॉलम कैश बुक। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है जिसके अंदर आप एक तरफ क्रेडिट लिखते हो, दूसरी तरफ डेबिट लिखते हो। आपका जो लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर आपका कैश रिसिप्ट वाली एंट्रियां आती हैं, जो आपने कैश रिसीव किया है, ठीक है, और जो आपने पेमेंट किया है वो आपके राइट साइड में आती हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या आता है कि जो आपने कैश रिसीव किया है, और राइट साइड में वो आता है जो आपने पेमेंट की है। तो ये सिंगल एंट्री होती है। इसमें एक डबल कॉलम एंट्री कैश बुक भी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल जैसा ही होता है, बट उसके अंदर डबल वाले में एक और सेपरेट कॉलम दिया जाता है जो कि डिस्काउंट का होता है, ठीक है। तो इस वाले में आपने रिसीव किया है, पेमेंट किया है, वो आ जाता है, और इस वाले के अंदर रिसीव पेमेंट भी रहता है, बट साथ साथ उसके अंदर आप एक डिस्काउंट का एडिशनल कॉलम लग जाता है उसके अंदर। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे डबल कैश बुक है वो सेम ही रहेगा,
यानी कि रिसिप्ट वाला, पेमेंट वाला और डिस्काउंट वाला रहेगा। उसके साथ एक और जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो भी आ जाता है, जो कि बैंक ट्रांजेक्शन के लिए होता है। बैंक से पैसा लिया, लेन देन वाली जो प्रक्रिया होती है उसको भी आप उसके अंदर फीड कर सकते हो। एक पैटी कैश बुक होता है। पैटी कैश बुक का मतलब होता है कि जब भी आप अपने बिजनेस के लिए छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, जैसे मान लो 5-10 हज़ार रुपये के जो खर्च होते हैं, उनके लिए आप पैसा निकाल कर कहीं रख देते हो तो उसे पैटी कैश बोलते हैं। यानी कि जब आप छोटे मोटे खर्चों के लिए, अपने बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों के लिए जब कोई सामान खरीदने के लिए आप पैसा निकाल के रख देते हो तो उसे पैटी कैश का नाम दिया जाता है। तो ये हमारी कैश बुक पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलो एक करके पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग के अंदर एक टर्म आती है एक्वायर्ड इनकम करके। इसका मतलब होता है वो आपकी एक इनकम है जो आप अर्न कर चुके हो बट अभी तक आपने रिसीव नहीं की है। यानी कि भविष्य में प्राप्त होने वाली इनकम को एक्वायर्ड इनकम का नाम दिया जाता है। आपकी इनकम है, आपको पता है आपको मिलेगी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आपको अभी पैसा नहीं मिला है। एक बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। इसका मतलब होता है सिंपली कि जब आपका जो अकाउंट होता है वो फंड लैक कर रहा है टू कवर योर विड्रॉल। यानी कि जब आपके अकाउंट में इतना पैसा ना हो कि जो आपने ले रखा है उसको चुका सको, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। और बैंक ओवरड्राफ्ट एक और चीज याद रखना है, सिर्फ याद रखना करंट अकाउंट जिसका होता है उसके लिए ही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपका एक करंट अकाउंट है, ठीक है। आप गए, आपके अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं, आपने 10,000 रुपये की मांग कर दी। तो आपका स्टेटमेंट और जो भी प्रक्रिया है वो होने के बाद आपको आपके 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे। अब क्या होगा कि वेट किया जाएगा नेक्स्ट मंथ में कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हो तो उसमें से माइनस किया जाए। मान लो आपने ट्रांजैक्शन नहीं की बैंक के साथ, तो अभी भी 1000 रुपये पड़े हुए हैं, तो पहले तो 1000 कट जाएंगे। उसके बाद अकाउंट में आपके सिंपली मेंशन हो जाएगा कि 9000 माइनस, वो माइनस में चला जाएगा। और जब वो माइनस में जाएगा तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि आपका जो अकाउंट है इतना सक्षम नहीं है कि जो आपने लोन लिया है उसको फुलफिल कर सके, उसको पूरा कर सके, तो इसलिए उसे बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम दिया जाता है। और ये सिर्फ करंट अकाउंट में ही होता है। सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई भी फीचर कह लो या इसको स्पेशल एक्स्ट्रा एडवांटेज कह लो, ये नहीं मिलता है आपको सेविंग अकाउंट में। पेटेंट राइट क्या होता है? ये एक तरीके का एक्सक्लूसिव राइट होता है जो किसी प्रोडक्ट को, किसी भी ऐसी आइटम्स को, गुड्स को दिया जाता है जो कि न्यू है, ठीक है, जो कुछ नया इन्वेंट किए हैं, तो उनके राइट को, उनको एक्सक्लूसिव राइट देने के लिए हम पेटेंट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुडविल के बारे में बताया, तो गुडविल वही मैंने कहा एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू जनरेट सुपर प्रॉफिट इन फ्यूचर, यानी कि एक तरीके का नेचर ऑफ अ बिजनेस, जैसे मैंने उदाहरण दिया था राम इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इनकम और रेवेन्यू। अब इनकम क्या होता है? इनकम वो टोटल मनी होती है जो आपने कमाई हुई है, लेकिन पहले आपको उसमें से एक्सपेंस घटाना होता है। मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ जैसे मान लो, और उसके बाद मेरे 3,000 रुपये के खर्चे हैं, तो मेरी इनकम क्या होगी? मैं 15,000 में से जब 3,000 रुपये घटाऊंगा 12,000 मेरी इनकम होगी, ठीक है। और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है आगम। रेवेन्यू का सिंपली मतलब होता है टोटल 15,000, टोटल आपने जितना कमाया है वो आपकी रेवेन्यू होती है। लेकिन जब हम इनकम आय की बात करते हैं तो जो आपने कमाया है उसमें से जो आपके खर्चे होते हैं, जब आप उसको माइनस कर देते हो तो आपकी वो इनकम बन जाती है सिंपली। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं कि अकाउंटिंग के कितने प्रकार होते हैं। देखो, अकाउंटिंग के 4 प्रकार होते हैं, चारों बहुत आसान है और चारों को समझते हैं। एक होता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग सिंपली अलग अलग प्रकार के टैक्स पेमेंट और टैक्स रिटर्न की बात करता है। सोशल अकाउंटिंग के अंदर आप कंपनी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यानी कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इन सब की इंफॉर्मेशन के बारे में सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत आप बात करते हो। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये रिकॉर्ड रखता है
कि गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यू हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या गवर्नमेंट ने कमाया और क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी जो उसका रिकॉर्ड रहता है उसको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंडर कर डालते हैं। एक होता है एचआर अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे आपने जॉब वगैरह में एचआर से बात करनी पड़ती है ना, तो एचआर अकाउंटिंग का सिंपली मतलब होता है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, वो एम्प्लॉय के सेंट्रिक होता है कि एम्प्लॉय को कब सैलरी देनी है, कितनी देनी है, कब अटेंडेंस उसकी लगानी है। इन शॉर्ट वो एम्प्लॉय की हर एक जानकारी जो रखते हैं वो एचआर अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों को एचआर अकाउंटिंग का नाम दिया जाता है। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप सम ऑफ मनी बैंक में जमा करते हो एक फिक्स टेन्योर के लिए, यानी फिक्स ईयर के लिए, एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी आप ये कहते हो कि एक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए 5 साल के लिए, तो आपने एक फिक्स अमाउंट उसको जमा कर दिया तो उसको फिक्स डिपॉजिट अमाउंट बोलते हैं। और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप पैसा ही जमा करते हो और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करते हो, लेकिन वो 1 साल से 5 साल के लिए होता है, लेकिन जो आप पे करते हो वो एवरी मंथ करते हो। मेन बात यहाँ पे है, वो एवरी मंथ पे करते हो। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में आप एक ही बार में पैसा जमा कर देते हो। इस वाले में ऐसा नहीं होता, इसमें आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो या वीकली बेसिस पर भी आप पैसा जमा कर सकते हो। अगेन ईयर उतना ही रहता है, 1 से लेकर 5 ईयर के बीच में रहता है टाइम पीरियड। बट इसमें ये होता है कि आप देखो, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग यानी बार बार करना, तो वो एवरी मंथ करते हो। और फिक्स मतलब एक फिक्स अमाउंट आपने जमा कर दी, अब उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। अच्छा, अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। अगेन मैंने करंट अकाउंट में बताया कि वो आप बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हो। और सेविंग अकाउंट क्या होता है, एक तरीके की पर्सनल सेविंग के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको बैंक इंटरेस्ट ऑफर करती है। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिलता है। एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो उसमें, जैसे होता है ना कि एक दिन के अंदर आप 25,000 ही निकाल सकते हो, 25,000 ही जमा कर सकते हो। तो एक लिमिटेड इसमें ट्रांजैक्शन किया जाता है सेविंग अकाउंट के अंदर। बट जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लो कि बिजनेस वगैरह के लिए होता है अकाउंट, और इसमें आप फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें उतनी कोई लिमिट होती ही नहीं है, आप ट्रांजैक्शन किए कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन रूल्स जो होते हैं अकाउंटिंग के, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें। पहला जो रूल है, पहला जो नियम है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। पहला रूल ये कहता है कि डेबिट वर्ड कम इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सिंपली है, देखो इसके अंदर एक डीआर होता है और एक सीआर होता है, यानी एक डेबिट होता है, डीआर से डेबिट और सीआर से क्रेडिट। तो डेबिट में हमेशा आता है, ठीक है, आपके पास जो भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट के अंदर जाएगा, और जो भी आपके पास से चला जाएगा यानी चला जाएगा वो क्रेडिट के अंदर आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देकर भी समझाऊंगा भी, ठीक है। यानी बिजनेस में आने वाली चीज डेबिट के अंदर जाती है और जाने वाली चीज आपके पास से वो क्रेडिट में चली जाती है। इसी का अपडेटेड वर्जन यहाँ पे दिया गया है रूल नंबर 2 में। क्या है वो, कि डेबिट जो होता है रिसीवर होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, तो आप उसे रिसीव कर रहे हो ना, तो डेबिट रिसीवर ही होगा और क्रेडिट क्या होगा, गिवर होगा। अब यहाँ पे देखो, क्रेडिट में जाता है, जा रहा है कोई चीज आपके पास, यानी आप कोई चीज गिव कर रहे हो, यानी दे रहे हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट रिसीवर होता है और क्रेडिट गिवर होता है। ये तो सिंपल रूल है। अब यहाँ पर मेरा पर्सनल फेवरेट आ चुका है नॉमिनल अकाउंट रूल। ये बहुत बढ़िया है और बहुत कंफ्यूजन भी होती है इसमें। इसको देखते हैं, देखो इसके अंदर उल्टा हो जाएगा सब कुछ। कैसे, क्रेडिट में सारे इनकम आ जाते हैं और डेबिट में सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। अब देखो, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि डेबिट में आता है, यदि आपके पास आ रहा है तो आपका प्रॉफिट हुआ ना, वो आपका एक तरीके से गेन हुआ, आपको कुछ गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ नॉमिनल अकाउंट में कहते हैं कि
सारे जो एक्सपेंस होते हैं, अब यहाँ देखो एक्सपेंस का नाम आ गया, एक्सपेंस डेबिट में जाता है और जो क्रेडिट में जाता है उसे इनकम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। अब सवाल ये आता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि आप डेबिट में कब नॉमिनल अकाउंट रूल लगाओगे, कब आप सिंपल एंट्री करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप समझ सकते हो। आप इसे समझोगे कैसे, देखो दो प्रकार के एंट्री आपके पास आएंगी, और उससे पहले मैं आपको अगर डिफाइन करूं उससे पहले आप ये चार्ट समझ लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चार्ट वही है जो मैंने ऊपर बताया है, उनका एक छोटा सा कह सकते हो आप, एक छोटा सा डिटेल में उसे हमने बता रखा है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट रूल। तो सारे एक्सपेंस और लॉस जो होते हैं वो डेबिट होता है, और क्रेडिट में हमारे सारे इनकम और गेन्स होते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था ना आपको कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। तो देखो एग्जांपल रेडी है। यहाँ पर एक सिंपल एंट्री है और यहाँ पर एक नॉमिनल अकाउंट एंट्री है। इन दोनों के माध्यम से हम समझेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कब हम नॉमिनल अकाउंट रूल लगाएंगे और कब हम सिंपल एंट्री करेंगे। तो देखो, और एक और चीज, जब भी नॉमिनल अकाउंट रूल लगाओगे तो क्वेश्चन के अंदर या तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या तो आपका लॉस हो रहा होगा। यदि प्रॉफिट आपका हो रहा है या लॉस हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा देना। यदि आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है, बेसिक अकाउंटिंग है, जैसे मान लो सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सिंपल सेल परचेज है, तो आपका बेसिक जो ऊपर वाले दो मैंने गोल्डन रूल बता रखे हैं वही यूज होगा। छोटी सी चीज याद रखो कि नॉमिनल अकाउंट तभी लगेगा कंपलसरी जब आप प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में फाइंड आउट करोगे। जैसे इसमें परचेज गुड्स, हमने माल खरीदा है राम से, तो बहुत सिंपल एंट्री है कि हमने किसी से माल खरीदा है, हमने किसी से सामान खरीदा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या इसमें प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, सिंपल एंट्री है। तो जब भी सिंपल एंट्री है तो डीआर के अंदर क्या आया? अब सोचो, आपने माल खरीदा तो आपके पास से तो माल आ गया ना। तो कभी भी गुड्स को हम लेजर नहीं बनाते हैं, तो गुड्स के जो बगल वाला होता है यानी परचेज, उसका लेजर बनता है। तो यहाँ पे डीआर में हमने परचेज लिख दिया है। और सीआर, किसका घाटा हुआ? किसके पास माल नहीं है? जिसने माल दिया, यानी कि राम ने हमें माल दिया और हमारे पास माल आ गया, गुड्स आ गया, और राम के पास माल गुड्स नहीं है, इसलिए वो राम घट गया और परचेज बढ़ गया। ठीक है, 25,000 का वो माल था। तो इसमें तो हमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चला, इसलिए हमने नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा रूल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो एक और है, ये नॉमिनल अकाउंट है, कैसे पता चलेगा अभी देखना। कंपनी ने एक मशीनरी को बेचा। कंपनी ने जब मशीनरी खरीदी तो उसकी कीमत थी 15,000 रुपये। खरीदते समय उस मशीनरी की कीमत 15,000 रुपये थी, लेकिन जब बेचा तो उसे 10,000 रुपये में बेचा। सपोज करो आप कोई चीज 15,000 में खरीद रहे हो, लेकिन जब बेचने की बात आई तो उसे 10,000 में बेच दिया। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि आपका 10,000 रुपये का लॉस हो, सॉरी 5,000 रुपये का लॉस हो गया। 15 का सामान खरीदा है, 10 में बेचा है। तो जब हमें पता चल गया कि इसमें लॉस हो रहा है तो हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। सिंपल सा है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चल जाए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आप नॉमिनल अकाउंट लगाओगे। दूसरा पॉइंट नॉमिनल अकाउंट के रिगार्डिंग ये है कि नॉमिनल अकाउंट में जब भी आपका लॉस होगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपका लॉस होगा तो 2 डीआर बनेगा, और जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो 2 सीआर बनेगा। जब मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, जब भी आपका लॉस होगा क्वेश्चन के अंदर तो 2 डीआर बनते हैं, और जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो 2 सीआर बनेंगे। तो बताओ इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारा लॉस हो रहा है। 15,000 की चीज को हमने 10,000 में बेच दिया, तो इसमें देखो यहाँ पे 2 डीआर बने हुए हैं। ठीक है, इसमें एक ही था, ये तो सिंपल एंट्री थी। तो पहले डीआर में आया कि हमारे पास क्या आया, क्या बढ़ गया हमारे पास कैश आया। कितना आया? 10,000 रुपये आया। एक और डीआर के अंदर लिखेंगे, क्योंकि डीआर के अंदर देखो लॉस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा है तो मैं आपको दिखा दूं एक और बार, हाँ, कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट में डीआर के अंदर आते हैं। तो लॉस क्या है हमारा? एक खर्चा हुआ, एक एक्सपेंस हुआ, एक लॉस हुआ। ठीक है, तो वो भी हमारा किस में जाएगा? वो डीआर के अंदर जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि मैंने यहाँ पर इसको डीआर के अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से। क्लियर है?
और सीआर में हमारे पास से क्या चला गया, जब हमने सेल कर दी, बेच दिया, तो हमारे पास से मशीनरी चली गई। ठीक है, यहाँ पर कैश हमें मिला था 10,000 रुपये, ऊपर यहाँ पे मेंशन है। और हमारे कितने का लॉस हुआ, 5,000 रुपये का। और टोटल मशीनरी कितने की थी, 15,000 की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे मैं और भी वाउचर के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में हम कुछ एंट्री भी करेंगे टैली के अंदर, टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे सारी एंट्रियाँ। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।